और इस वक्त हमारे साथ बजट पर भी और आने वाले वक्त में हिमाचल में भी बजट पेश होना है। देश का सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है लोकसभा चुनाव के नजदीक होने की वजह से। इस पर बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार जयराम ठाकुर जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। जी सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस बजट पर। विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा विदाई बजट है ये। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नाउम्मीदी का ये बजट है। तो कोई कह रहा है कि नाकाफी ये बजट है। सरकार कह रही है कि ये विकसित भारत की नींव मजबूत करने वाला बजट है। आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करता हूं उस बजट का, जी, पुरजोर समर्थन करता हूं। और मुझे लगता है कि अभी भी कुछ लोगों को अगर समझ ना आए बातें कि देश क्या चाह रहा है, देश किस दिशा में चलना चाहता है, अगर इन बातों को न समझ चाहे तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से उन लोगों की बहुत बड़ी एक नासमझी है। एक दशक से पूरे देश ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में तरक्की देखी है। और जो अभी का जो इंटरिम बजट है, हालांकि अभी इंटरिम बजट है, बजट आना भी बाकी है, वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट आएगा। उसमें बहुत सारी चीजें उसमें होंगी। लेकिन फिलहाल में इस बजट के बारे में अगर मैं कहूं तो सबसे बड़ी बात है कि एक भरोसे की बातें हैं। भरोसे का बजट है ये। एक कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता जिसको हम बोल सकते हैं, निरंतरता इसमें दिखती है। और उसके अलावा चुनाव बहुत करीब हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपने देखा कि कोई इस प्रकार से चुनाव के दिनों में जिस तरह से लुभावनी बातें की जाती है, उस तरह की बातें नहीं की गई है। व्यवहारिक जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए जो हम कर सकते हैं, जो हम करने का वादा करते हैं, यानी कि मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि मेरी गारंटी, यानी कि मोदी जी की गारंटी पूरा काम होने की गारंटी है। तो इसलिए उनको इस बात को समझना होगा। पिछले एक दशक में, यानी कि 10 वर्ष के इस कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ये कोई सहज कार्य नहीं है, छोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य हुआ है। और उसके अलावा इस बात को भी उनको समझना होगा कि हमारी देश में चाहे वो सोशल सेक्टर है, चाहे उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, हर सेक्टर में ग्रोथ आई है, हर सेक्टर में वृद्धि हुई है, मजबूती आई है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि 80 करोड़ गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, ये छोटा विषय नहीं था। लेकिन उसके बावजूद इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर उनकी कमिटमेंट, उस बात को पूरा किया है उन्हें। और उसी के अलावा आगे बढ़ करके अगर हम बात कहें कि पूरे देश भर में जिन गरीब लोगों ने जिंदगियां फुटपाथ पर गुजार दी, रेलवे स्टेशन पर गुजर गई, फुटपाथ पर झुग्गी झोंपड़ी में गुजर गई, और ऐसे लोग जो कभी भी घर का सपना, अपने घर का सपना देख नहीं पाते थे, 3 करोड़ लोगों को घर देना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। और उसके अतिरिक्त यह भी तय करना कि 2 करोड़ आने वाले समय में इस योजना के अंतर्गत, पीएम आवास के अंतर्गत मकान और हम उपलब्ध कराएंगे, ये भी बात कही है उसमें। जीएसटी के बारे में हमारे विपक्ष के लोग बहुत सारी चीजें कहते थे, लेकिन जीएसटी का कलेक्शन जो है वो दुगने से पार हो गया। उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है सर। और इसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि खासतौर से हमारे जो सोशल सेक्टर में है, पर्टिकुलरली मैं जिसको मैं कह सकता हूं, उसमें किस प्रकार से हुई, जो विशेष तौर से उनने सेल्फ हेल्प ग्रुप पर फोकस किया है कि नारी शक्ति का स्वाभिमान, नारी शक्ति को मजबूत करना है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से जो 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य कहा गया था, उसको बढ़ा करके 3 करोड़ बनाने की बात कही गई जी। और उसके अलावा हम बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं। ठीक। जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स, और उसके साथ साथ में जो आंगनबाड़ी सहायिका, उनको आयुष्मान भारत के अंतर्गत
स्वास्थ्य की सुविधा पहले जो उपलब्ध नहीं थी उसमें कवर नहीं थे, उनको भी लाना, वो भी एक बहुत बड़ा उस दिशा में एक कदम है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के अगर हम बात कहें कश्मीर की बात, धारा 370 समाप्त हुई। आगे बढ़कर के हम महिला आरक्षण की बातें करें तो महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ। और उसके आगे बढ़कर के बात करें राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, ये बातें कहते थे, लेकिन वो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हमारा सपना साकार हुआ जी। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के, और दूसरी में मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा मजबूत नेतृत्व तो देश को मिला है, और देश की मंशा, देश ने जाहिर कर दिया इस बात को कि ये एक दशक नहीं, एक दशक अगला भी मोदी जी के नेतृत्व में देश चलना चाहिए, ये आवश्यकता है देश। ठीक है सर, मैं हिमाचल पर भी बात करूंगा, और हिमाचल के बजट, हिमाचल को लेकर भी हिमाचल के नेताओं की प्रतिक्रिया आई, कांग्रेस के नेताओं की, मुख्यमंत्री की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंकड़े पेश किए, तथ्यों को छिपाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा जिस तरह से हिमाचल में आई तो उससे बहुत सारी उम्मीदें थी कि सरकार मदद करेगी। उनका बयान मैं आपको सुनाता हूं, फिर उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो भी आप जरूर बताइएगा। हिमाचल से संदर्भ में तो कुछ नहीं मिला। हिमाचल को जब आपदा, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा हम झेल रहे हैं, हमने सोचा कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलेगा, कोई घोषणा नहीं हुई। तो इस प्रकार के रेल कॉरिडोर वगैरह का जो फायदा है देश के और अन्य भागों में, हिमाचल को नहीं है। और निश्चित तौर पर इंटरिम बजट है, फुल बजट में हम आशा लगा के बैठे हैं। धन्यवाद। तो यही बात जयराम जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि मायूसी लगी है हमें हाथ इस बार भी हिमाचल प्रदेश को इस बजट से। अंतरिम बजट था, आपने कहा पूर्ण बजट पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपदा को लेकर उन्होंने कहा कि मदद की उम्मीद थी कि शायद इस बार कुछ प्रावधान किया जाए हिमाचल के लिए। देखिए, एक बात को लेकर बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं। मेरी आवाज आप जी आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बात बड़ी साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस की जो हालत इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो चल रही है, उसके कारण कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार कुछ समझ नहीं पा रही है उनको क्या कहना है, क्या करना है। और खासतौर से जो अभी के जो हालात बने हैं, और उस हालात में आप देखिए कांग्रेस पार्टी की जो प्रेसिडेंट है, जो मेंबर पार्लियामेंट पे है, वो कहती है कार्यकर्ता दर दर भटक रहे हैं। उम्मीद के साथ उनने सरकार बनाई थी, उनकी बातें नहीं मानी जा रही, उनकी बातें नहीं सुनी जाती, उनका सम्मान, स्वाभिमान जो है वो सारा तहस नहस हो गया 1 साल के कार्यकाल में। और ये उचित नहीं होगा, आने वाले समय में इसका नुकसान होगा, ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा कह रही है। कांग्रेस पार्टी के एक वर्किंग प्रेसिडेंट है राजेंद्र राणा जी, विधायक हैं, सीनियर एमएलए हैं, और जिस प्रकार से उनकी जो है वो अनदेखी सरकार में चल रही है, उनने अपनी चिट्ठी लिख करके, पत्र लिख करके सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा सीधा कह दिया, साफ कह दिया, जो वादे हमने किए थे हम उन वादों को पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं। 1 साल बीत गया, उसके बावजूद भी जो बेरोजगार हैं उनको हमने नौकरी देने का वादा किया था। हमने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरियां देंगे। साल बीत गया लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिल पाई। उल्टे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में जो इंटरव्यू हुए थे, उसका परिणाम निकालने में भी अब तक हम कामयाब नहीं हो पाए। और उसके अलावा डेवलपमेंट के बारे में भी उन्होंने कहा कि चारों तरफ निराशा का एक वातावरण बना है, काम नहीं हो पा रहे। उस पर क्या कहना चाहते हैं? और जहां तक सुक्खू जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो बजट के सिलसिले में कहा है, और उन्होंने रेल कॉरिडोर का भी मामला उठाया, रेल नेटवर्क को लेकर भी कुछ नहीं मिला है। ये इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है, और मोदी जी ने आपकी तरह, कांग्रेस पार्टी की तरह से गारंटियां नहीं दी है। उनने जो बातें करने के लिए उनने कहा है वो करके दिखाते हैं। झूठे वादे करके वो सत्ता में नहीं आने की बात कहते हैं, ना सोचते हैं ना करते हैं। और मोदी जी की गारंटी का मतलब है पूरा होने की गारंटी। तो इसलिए जो व्यवहारिक चीजें उनको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश को इस त्रासदी में जो लगभग 1800 करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार से मिली है, एक शब्द धन्यवाद का उनके मुख से निकल नहीं पाया। ये हैरानी है पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों में। आज तक के हिमाचल के इतिहास में सबसे ज्यादा केंद्र की ओर से अगर मदद मिली है तो वर्तमान में मिली है, अभी हाल ही में मिली है। और उसके बावजूद भी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए
मुख्यमंत्री अगर इस तरह का प्रयत्न करें कि भाई नहीं मिला, नहीं दिया गया, ये उनका कहना ही गलत है। आज अगर हिमाचल प्रदेश में अगर वो पैकेज की घोषणा कर रहे हैं, ये पैकेज में कौन सा पैसा वही है, ये वही पैसा है जो पैसा केंद्र सरकार ने भेजा है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इस चुनाव को लेकर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। एक आपने बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का सुना होगा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि अगर इस बार मोदी चुनाव जीत गए तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। दूसरी तरफ हिमाचल में आप लोगों की तैयारी है, अभी 3 सीटें आपके पास हैं वहां पर, चारों में से। तो इस बार किस तरह से आपको लग रहा है कि जैसे पिछली बार 4 की 4 सीटें आप लोगों ने जीती थी, फिर एक पर उपचुनाव हुआ, तो इस बार क्या स्थिति नजर आ रही है आपको हिमाचल में? बीजेपी की सरकार कांग्रेस की है, वो अपनी बात कर रहे हैं कि हम इसलिए काम नहीं कर पाए कि आपदा की वजह से और केंद्र सरकार ने हमारी मदद नहीं की, तो इसका असर क्या पड़ने वाला है चुनाव पर? देखिए, हिमाचल प्रदेश में हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं इस लोकसभा के चुनाव में, और निश्चित रूप से हम 2014 में भी 4 सीटें जीते थे, 2019 में भी 4 जीते हैं, 2022 में भी 4 सीटें जीते। और मैं यही कहूंगा कि पूरे देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है। मुझे लगता है कि इसको समझने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए उसके परिणाम आए, और परिणाम जो आए हैं सरकार से, उसमें जाहिर कर दिया लोगों ने कि देश मोदी जी के साथ है और फिर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। ये एकदम स्पष्ट और सीधी आवाज पूरे देश के हर व्यक्ति तक, हर नागरिक तक पहुंच रही है चुनाव के परिणाम के साथ। और अभी हाल ही में जो राम मंदिर का जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है और पूरा देश राममयी हुआ पड़ा है, और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीतेगी, और एक दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत होगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बने। जेपी नड्डा जी भी अब हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, आने वाले हैं, और चुनाव पर चर्चा लगातार वो अलग अलग जगहों पर करेंगे। 3 और 4 तारीख को उनका दौरा है, तो उस दौरे को लेकर किस तरह से कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है, और कितना असर डालने वाला है हिमाचल प्रदेश के साथ साथ? वो खुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं और बीजेपी जैसी पार्टी के, जो देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल के रहने वाले हैं, और हमारे लिए गर्व की बात है। और हमें इस बात की खुशी है कि 3 राज्यों में शानदार जीत के पश्चात उनका जब हिमाचल प्रदेश में आना हुआ था पीछे, मंडी में, कुल्लू में, बिलासपुर में, तो बहुत अभिनंदन, बहुत जोरदार स्वागत हुआ उनका, यहाँ शिमला में भी। और उसी तरह से उनका स्वागत की तैयारियां बहुत जोरों पर चली है हमारे कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में संचालक। और निश्चित रूप से जब वो आएंगे, हम सब लोगों की बैठक भी उनके साथ 4 तारीख को रखी है, और उस बैठक में हम सब लोग चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, वो जो बनने से पीछे जो जिस प्रकार से थोड़ी सी कमी रह गई थी, उन चीजों से बहुत कुछ सीखते हुए लोकसभा के चुनाव में हम शानदार जीत हासिल करेंगे। जयराम जी, एक और मेरा सवाल है कि अब आने वाले वक्त में हिमाचल का भी बजट पेश होना है, और आप भी बजट पेश करते रहे अपनी सरकार के दौरान, तो इस बार क्या उम्मीदें हैं हिमाचल प्रदेश में जनता को भी और विपक्ष के नेता के रूप में आपकी? देखिए, उम्मीद तो रही नहीं है वर्तमान सरकार से। 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में सभी काम रुके पड़े हैं, और मुख्यमंत्री को शौक चढ़ा है हर काम को बंद करने का, डेवलपमेंट के काम को बंद करने का। यूनिवर्सिटी बंद, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, हॉस्पिटल बंद, सब संस्थान बंद, और यहां तक के विधायक निधि को भी बंद करने की सोच रहे थे, लेकिन अभी वो किसी कारण से उनको फिर से रिलीज करनी पड़ी। तो उन्हें अलग तरह का एक जुनून चढ़ा हुआ है पिछले 1 साल। आखिरकार कांग्रेस के नेताओं ने उनको बड़ा साफ शब्दों में कह दिया कि अगर यही हालात रहे तो बहुत खराब होगा आने वाले समय में। मैं यही कहूंगा कि बजट से उम्मीद नहीं है, अच्छा, और ना ही मुख्यमंत्री से उम्मीद है, और कांग्रेस
की एक आदत रही है, जब चुनाव आता है तो कुछ घोषणाएं झूठी करते हैं। पिछली बार विधानसभा के चुनाव के लिए घोषणाएं झूठी की थी, उनने गारंटियां दी थी, उन गारंटियों से वो एक्सपोज हो गए, और गारंटियों से एक्सपोज इस कदर हो गए, अब उनकी बात को ना कोई सुनने के लिए तैयार है और मानने के लिए तो बिल्कुल कोई तैयार नहीं है। वो झूठी गारंटियां फिर देने की फिराक में है, लेकिन उनकी गारंटी पर कोई नहीं जाने वाला, ये बड़ी साफ बात है। और बहुत बुरी तरह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर हारी। इसमें मेरा आपसे एक बार बार कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि हिमाचल जैसे प्रदेश को केंद्र सरकार की मदद की दरकार हमेशा रहती है, और जब डबल इंजन की सरकार आप थे वहां पर और केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो जिस तरह की मदद मिलती थी बीजेपी अपनी सरकार की करती थी, उस तरह से नहीं कर पाती और भेदभाव वाला रवैया अपनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के साथ सरकार बदलने के बाद। नहीं, देखो, एक बात तो उनको मान करके चलना पड़ेगा कि कोई योजना जिसको वो बोले तो सही कि केंद्र सरकार ने ये योजना बंद कर दी जी। जो हिमाचल प्रदेश को जो हिस्सा मिलता है, जैसे दूसरे राज्यों को मिलता है, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश को हिस्सा मिल रहा है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आखिर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए यहां मुझे गाली देते रहते हैं जयराम ठाकुर की वजह से, और केंद्र में मोदी जी की मदद नहीं मिल रही है, यही कहते हैं जी। लेकिन कोई आदमी ना यकीन करने के लिए तैयार है और ना ही इनकी बात को सुनने के लिए तैयार है। अब जितना मर्जी झूठ बोल लें, मैं यही कहूंगा कि निश्चित रूप से ये झूठ का आपका जो है वो बोलने का क्रम जो है वो इस कदर बढ़ गया, अब कोई व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करने वाला। और ये हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं कहूं कि हम चाहे सत्ता में हैं चाहे विपक्ष में हैं, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राष्ट्र प्रथम जी, यानी कि हमारे लिए भी उसी तरह से राष्ट्र प्रथम है। और जहां हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कहते हैं हिमाचल के विकास के लिए जो भी हमको करना होगा हम करेंगे, चाहे सत्ता में है चाहे विपक्ष में है। लेकिन इस प्रकार का इल्जाम लगाना, इस प्रकार का आरोप लगाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति से प्रेरित है। अब जितना मर्जी झूठ बोलिए, कोई आदमी विश्वास नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और